Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 194J जो हमें बताएगा TDS on fees for professional और technical services। हम जब भी किसी भी तरह का प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में जो हम फीस पे करते हैं, प्रोफेशनल फ़ी या टेक्निकल फ़ी, तो हमें कितना TDS काटना है, कितना कब काटना है और किस किस केस में कितना कितना % TDS काटना है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 194J में। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशनल फ़ी होता क्या है। जो भी फ़ी हम पे करते हैं लॉयर को, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, CA, इंटीरियर डेकोरेटर्स, एडवर्टाइज़र्स और भी कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जो भी हम फ़ी पे करते हैं उसको कहा जाता है प्रोफेशनल फ़ी। एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो हम फ़ी पे करते हैं उसको कहते हैं टेक्निकल फ़ी। लाइक फॉर मैनेजर्स, टेक्निकल कोई भी पर्सन को हम बुलाते हैं किसी भी टेक्निकल इशू के लिए, या किसी भी तरह की कंसल्टेंसी फर्म्स होती है उनको हम फ़ी पे करते हैं किसी भी तरह की, तो उसको कहा जाता है टेक्निकल सर्विसेज के लिए फ़ी। वो भी हम पे करते हैं तब हमें TDS का कुछ ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना TDS काटना है और कब काटना है और कब नहीं काटना है, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया प्रोफेशनल फ़ी क्या होती है और टेक्निकल सर्विसेज के लिए फ़ी क्या होती है। नाउ टाइप्स ऑफ पेमेंट्स कवर्ड, यानी किन किन तरह की जब हम पेमेंट्स करेंगे तब हमें TDS काटना पड़ेगा। द टाइप ऑफ पेमेंट्स कवर्ड अंडर दिस सेक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, प्रोफेशनल फीस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रोफेशनल फ़ी क्या होती है, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, CAs को जो भी हम फ़ी पे करते हैं उसको कहा जाता है प्रोफेशनल फ़ीस। फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, किसी भी तरह का टेक्निकल इशू है हमें तो उसके लिए जो हम फ़ी पे कर रहे हैं उसको कहा जाता है फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। थर्ड, रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। यहाँ सैलरी की बात नहीं हो रही, सैलरी के लिए अलग सेक्शन है TDS का। अभी खाली प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज की बात हो रही है। सो रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। फॉर एग्जांपल, जो हम सिटिंग फीस पे करती है कंपनी डायरेक्टर को, जब भी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग में आता है तो वो बैठने की कुछ फ़ीस लेता है, वो मीटिंग अटेंड करने की भी फ़ीस लेता है जिसको कहा जाता है सिटिंग फ़ीस। ये एक एग्जांपल है। तो इस पे जो भी हम पेमेंट करेंगे उसमें हमें कुछ TDS काटना पड़ेगा। रेट्स वगैरह हम अभी बाद में देखेंगे, बट TDS का कुछ इशू आने वाला है, हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, अगर मेरा कोई भी पेटेंट है, कॉपीराइट है या किसी भी तरह का मेरा एक नो हाउ है, वो अगर कोई और किसी और को मैं यूज़ करने के लिए देता हूँ तो वो जो मेरे को बदले में पे करेगा, जो भी पेमेंट करेगा उसको कहा जाएगा रॉयल्टी। बिकॉज वो मेरा कुछ भी पेटेंट या कॉपीराइट या किसी भी तरह की मेरी जो इंटेंजिबल एसेट हम कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो मैंने उसको यूज़ करने के लिए दी है, तो वो बदले में जो भी मेरे को पेमेंट करेगा उस चीज़ को कहा जाता है रॉयल्टी। तो वो पेमेंट्स भी इस सेक्शन में कवर्ड है। फिफ्थ, पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन कम्पिटेंट फीस, यानी फीस पेड टू नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशनल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और विद इन सर्टेन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और फीस पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ। अब इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एरिया में सिर्फ एक मेरी दुकान थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल की, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मेडिकल की दुकान थी, और एक और बंदा अचानक से आ जाता है मेरे ही एरिया में, जस्ट मेरी जो दुकान है उसके 2 दुकान छोड़ के वो अपनी दुकान लगा देता है। तो अब इससे मेरे को बिज़नेस में बहुत भयंकर लॉस होने लगता है। तो अब क्या होगा, अगर मेरे दिमाग में आए कि इसके वजह से मेरे बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नॉन कम्पीट फीस दे सकता हूँ। वो क्या होती है, जैसे ही मैं उसको थोड़ा पेमेंट करूँगा, जो भी हम सेटलमेंट नेगोशिएशन होगा, परफेक्ट मीटिंग वगैरह करके कुछ भी नेगोशिएट करके एक अमाउंट डिसाइड होगी, उस अमाउंट को मैं जब पे करूँगा तो वो मैं उसको क्या कहूँगा कि ये अमाउंट लो, और इस एरिया में जो मेरा जियोग्राफिकल लोकेशन है या बाउंड्रीज़ है उस एरिया में आप दुकान नहीं लगाओगे फॉर 1 ईयर, 2 ईयर,
3 years एज द टर्म्स कुछ भी हो सकता है, और किसी भी तरह का स्पेसिफाइड टाइम या सर्टेन जोग्राफिकल बाउंड्रीज हम डिसाइड कर लेंगे और मैं उसको कुछ पेमेंट करूँगा। ये पेमेंट क्या कहा जाएगा? नॉन कम्पीट फीस। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कंपटीशन कम करने के लिए वो फ़ीस पे करी। मेडिकल की जगह कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मेडिकल के केस में होता तो नहीं है, फिर भी मैंने एग्जांपल ले लिया, बट कुछ भी एग्जांपल आप सोच लेना। बट इसका मेन मोटिव क्या होता है? कंपटीशन को कम करना, उसके लिए मैंने पेमेंट किया है। ओके, तो इस चीज़ का पेमेंट्स भी इस सेक्शन में कवर होगा। फीस पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, उस डायरेक्टर के पास ऐसा एक टेक्निकल नॉलेज था या नो हाउ था कि मैं चाहता हूँ कि वो खाली अपना टेक्निकल नॉलेज जो है उसके पास वो हमारी कंपनी में अप्लाई करे, किसी और कंपनी के पास वो नॉलेज नहीं जाए। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक सैलरी तो दूंगा ही, रेम्युनरेशन भी दूंगा ही, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा जिससे वो हमारी कंपनी में ही वो नॉलेज अप्लाई करे, कहीं और वो नॉलेज नहीं ले जाए। तो इस चीज़ को कहा जाएगा फ़ी पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ। ओके, तो 5 तरह की पेमेंट्स कवर हो रही है इस सेक्शन में। पहला प्रोफेशनल फीस, दूसरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, थर्ड रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। ओके, फोर्थ रॉयल्टी, फिफ्थ पेमेंट्स इन द नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस, और फीस पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ। ओके, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्टिंग टैक्स, यानी हम जो भी पेमेंट करेंगे, अब सारी पेमेंट पे तो टीडीएस लगेगा नहीं, यानी सारी पेमेंट पे तो हमें टीडीएस काट के पे नहीं करना है, कुछ लिमिट होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट कहा जाएगा उसको। वो लिमिट अगर एक्सीड होती है देन हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड इन केस द पेमेंट इज़ ग्रेटर देन ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 15,000 की पेमेंट की सीए को, ओके, अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई, और 5,000 पेमेंट की, अभी भी 20,000 ही हुए, देन मैंने 15,000 की पेमेंट की, देन टोटल 35,000 हो गए। अब जैसे ही 35,000 हो गए, यानी 30,000 एक्सीड हो गया अमाउंट, देन वी हैव टू डिडक्ट टैक्स। हाउएवर देयर इज़ नो सच लिमिट फॉर पेमेंट मेड टू डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर को जो भी हम टैक्स पे करेंगे, द टैक्स विल हैव टू बी डिडक्टेड नो मैटर हाउ स्मॉल द अमाउंट। डायरेक्टर को हम जैसे ही अमाउंट पे करेंगे हमें टीडीएस काटना ही है, उसमें किसी भी तरह का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर हम 10,000 की भी करें, 5,000 की भी करें पेमेंट, हमें टीडीएस काट के ही पेमेंट करना है। बट इन अदर केसेस इट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ ग्रेटर देन 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी 30,000 से ज़्यादा हम किसी भी तरह की पेमेंट कर रहे हैं, देन वी हैव टू डिडक्ट टैक्स। नेक्स्ट, पर्सन्स लायबल टू डिडक्ट टैक्स, यानी कौन से ऐसे पर्सन हैं जो भी पेमेंट करेंगे किसी भी प्रोफेशनल को, तो उनको टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। किन किन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है? एवरी पर्सन, यानी सारे पर्सन हु इज़ मेकिंग अ पेमेंट इन द नेचर ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इज़ लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, यानी सारे पर्सन, जितने भी पर्सन हैं उन सब पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। उन सबको पेमेंट जो भी करेंगे वो प्रोफेशनल को टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ेगी, बट द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस। फर्स्ट, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ है या उससे कम है, तो उसे टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ है या उससे कम है, देन देयर इज़ नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। ओके, वेयर हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एक ही बात है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ या 1 करोड़ या उससे कम। ओके, second exception is in case of an individual or HUF carrying on profession, अगर वो प्रोफेशन कर रहा है where his turnover does not exceed 50 lakh during the previous financial year, यानी उसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, then there is no need to deduct TDS on professional fees। ओके, तो ये 2 एक्सेप्शन है।
पहला इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ है या उससे कम है, यानी एक्सीड नहीं कर रहा 1 करोड़ से ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. सेकेंड, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन प्रोफेशन वेयर इज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, यानी 50 लाख है या उससे कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टैक्स. सिंपल भाषा में कहें तो ऑल एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी इंडिविजुअल या एचयूएफ की, जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका टर्नओवर जो है कितना है, ये 1 करोड़ से ज़्यादा. जैसे ही टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, वो जो भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो जो भी बिजनेस कर रहा है वो ऑडिट में चला जाता है, यानी उसकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है. और अगर वो प्रोफेशनल है देन अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर जाता है देन भी वो ऑडिट में चला जाता है, यानी उसको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो सिंपल जो भी एंटिटीज़, सारी की सारी एंटिटीज़ अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग ईयर नीड टू डिडक्ट टैक्स. सारी एंटिटीज़ को टैक्स डिडक्ट करना है, बट किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो इंडिविजुअल या एचयूएफ को टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी प्रीसीडिंग ईयर में. ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स. अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि रेट क्या है डिडक्शन की, यानी कितनी कौन सी रेट पे हमें डिडक्ट करना है. एनी पेमेंट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%. फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी तरह की प्रोफेशनल फ़ी पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लाख की, देन मेरी ये लाइबिलिटी बनती है कि मुझे क्या करना है, 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके बाद 90,000 उसको पे करना है. ओके, बाद में वो 10,000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दूंगा. कैसे, थ्रू टीडीएस रिटर्न. मैं टीडीएस रिटर्न फाइल करूंगा और वो 10% जो भी 10,000 था वो मैं पे कर दूंगा. और जब भी मैं वो प्रोफेशनल जिसको मैंने 90,000 पे किए वो जब टैक्स भरेगा तो टीडीएस उसमें उसकी टैक्स लाइबिलिटी में से क्रेडिट मिल जाएगा उसको, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी उतने अमाउंट से कम हो जाएगी. ओके, तो एनी पेमेंट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%. मेन रेट है 10%, बट from 1 April 2020 the payment of fees for technical services shall be subject to TDS at the rate of 2%. 1 अप्रैल 2020 से क्या आया है अमेंडमेंट कि हमें जो भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए हम जो भी पेमेंट करेंगे उसको उसका TDS कम कर दिया गया. कितना, 2%. यानी मैं 1 लाख की पेमेंट करूँगा तो मुझे 2,000 डिडक्ट करना है और 98,000 की पेमेंट कर देनी है, और 2,000 मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर दूंगा थ्रू टीडीएस रिटर्न, एंड वो 2,000 का क्रेडिट उसको मिल जाएगा सामने जिसको मैं पे कर रहा हूँ 98,000, उसको उसकी टैक्स लाइबिलिटी में से 2,000 डिडक्ट हो जाएगा, यानी क्रेडिट मिल जाएगा उसको 2,000 का. नेक्स्ट, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द टैक्स ऑन पेमेंट्स मेड टू ऑपरेटर्स ऑफ कॉल सेंटर, यानी कॉल सेंटर्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी रिड्यूस रेट ऑफ 2% से टीडीएस काट के पेमेंट करना है. हम जब भी ऑपरेटर्स ऑफ कॉल सेंटर को पेमेंट करेंगे हमें 2% टीडीएस काटना है. इन केस ऑफ पेई डज नॉट फर्निश हिज पैन देन द रेट ऑफ डिडक्शन वुड बी 20%. अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख की पेमेंट कर रहा था प्रोफेशनल को किसी, बट उसके पास पैन नंबर ही नहीं है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमारा होता है वो है ही नहीं उसके पास, देन उस केस में मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. कितना, 20%. यानी सीधा 20,000 मुझे डिडक्ट करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा 80,000 का. नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिडक्शन. हमें कब डिडक्शन करना है. The tax should be deducted at the time of passing such entry in the accounts. जब भी हम अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं हमें टैक्स डिडक्ट कर लेना है, और मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस, या टाइम ऑफ पासिंग एंड सच एंट्री इन द अकाउंट्स, और मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस विच एवर इज अर्लियर. सिंपल, यानी
टोटल इसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि हम जब भी पेमेंट ड्यू हो जाएगा हमारा तब हमें टैक्स डिडक्ट कर लेना है, एक्चुअल पेमेंट का इंतज़ार हमें नहीं करना है, बिकॉज इसमें तभी लिखा हुआ है विच एवर इज़ अर्लियर। जैसे ही हमारा अमाउंट ड्यू हुआ हमें TDS की एंट्री कर देनी है जब भी हम वो एंट्री करेंगे अकाउंट्स में। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन डिडक्शन और लेट डिडक्शन। अगर हमने TDS डिडक्ट नहीं किया या लेट डिडक्ट किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला, डिसअलाउंस हो जाएगा किसमें? ऑफ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी हमारा कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा इन इनकम टैक्स। 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड। हमने जो भी एक्सपेंडिचर क्लेम किया था वो उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। हाउएवर, जो 30% डिसअलाउड हुआ वो रीअलाउड कब होगा? जब हम TDS पेड कर देंगे, जिस भी ईयर में हम पे करेंगे तब वो वापस अलाउ भी हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा ये कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट कि 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड। एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड का मतलब उसको हमने P&L में शो किया है एक्सपेंडिचर साइड। ओके, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंटिल डेट ऑफ पेमेंट। अगर हमने TDS डिडक्ट नहीं किया है या लेट डिडक्ट किया है तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इन केस देयर इज अ डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स, interest has to be paid along with the TDS to the government. The rate of interest कितनी मानी जाएगी? In the following manner: A, where no deduction of tax has been made, यानी हमने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया है तो interest shall be payable at 1% per month, 1% लगेगा पर मंथ, या पार्ट ऑफ द मंथ। अगर एक महीना से कम है लाइक 20 days है, 25 days है तो पार्ट ऑफ द मंथ। From the date of which such tax was required to be deducted up to the date of actual deduction, यानी जब रिक्वायरमेंट थी टैक्स डिडक्ट करने की वहाँ से लेके एक्चुअल डिडक्शन तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको पे करना पड़ेगा। ओके, एट 1%। और सेकंड केस में क्या है? वेयर टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड, टैक्स हमने डिडक्ट तो किया है बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यानी हमने डिडक्ट कब किया था और पेमेंट कब की गवर्नमेंट को, तब तक 1.5% लग जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ TDS 194J, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हम आजकल बहुत सारी पेमेंट्स करते हैं लाइक टू CA, टू लॉयर्स, टू डॉक्टर्स, तो उस केस में लगेगा हमारा 194J। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा सेक्शन।